चलिए भाई, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो फ्रेंड्स, आज थोड़ा मैक टेस्टिंग भी हो जाएगी और अपने जो सीटेट का क्वेश्चन पेपर है उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सीडीपी के जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं मेरे भाई, उन सभी क्वेश्चंस को हम आपको करा रहे हैं। और आज का जो अपना पेपर है वो पेपर है अपना 22/1/3 का, और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कब का है, सेकंड शिफ्ट 14 साढ़े मतलब 2:30 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। क्लियर है। तो इसमें जो सीडीपी के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की जो क्लास हो रही थी हमारी, लगभग इसमें अब तक आपकी 66 या 67 क्लास हो चुकी हैं, जिसके बाद ये आपकी 67 या 68वें नंबर की क्लास होगी। क्लियर है। तो अगर आप लोग इनको क्वेश्चंस को करके जाओगे तो सीधा डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ें आपकी एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर आप मेरे भाई करके जाते हो तो डायरेक्टली सीटेट की ये खास बात रही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एज इट इज थोड़ा बहुत लैंग्वेज में किसी किसी क्वेश्चन में देखने को डिफरेंस भी मिलेगा, लेकिन एज इट इज एज क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस होगा। बाकी क्वेश्चंस आपके एक ही पैटर्न पर पूछे जाते हैं लगभग। क्लियर है। अगर आप बेहतर तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को करोगे और प्रीवियस ईयर को आधार मानकर अपनी तैयारी को करोगे तो ये मान लीजिए 30 नंबर की जो सीडीपी आती है, आप 30 आउट ऑफ 30 करके जाओगे, आपका 29 आए ऐसा भी संभव नहीं है। समझ रहे हो ना किसी बात को। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। बाकी टेलीग्राम पर इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाती है, वो बिल्कुल फ्री मिलती है, उसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता। अभी आपके लिए फ्री है, बाद में फ्री नहीं होगी, तो इस वजह से अभी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है अपना सीडीपी का। क्वेश्चन है मेरे भाई, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की जो प्रक्रिया है, बाल विकास की जो प्रक्रिया है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार अगर हम बात करें तो चाइल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार की होती है। तो आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। सभी बच्चों के लिए एक समान है, जो विकास की विचारधारा है वो कैसी है, सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त करते हैं। ये वाला जो पॉइंट पूछा है ना, विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका मतलब कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी प्रकार का स्टूडेंट हो, किसी भी पृष्ठभूमि से आया हुआ बच्चा हो, तो वो क्या है, विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। तो फिर तो कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं। इसका मतलब तो ये हो गया, कोई बेरोजगार रहेगा ही नहीं, सारे के सारे होशियार होंगे, कोई भी गंवार नहीं बनेगा। क्लियर है। सारे के सारे अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सारे के सारे डॉक्टर बन जाएंगे, कोई भी चपरासी नहीं बनेगा। इसका मतलब तो ये हो गया। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है और क्रमबद्धता इसमें पाई जाती है। हालांकि इसमें निश्चितता होती है, यानी कि एक समानता, एक रूपता आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन डिफरेंस आपको देखने को मिल सकते हैं मल्टीपल डायमेंशंस में। क्लियर है। तो ये जो होती है वो आपकी बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। तो कह सकते हैं बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते पढ़ते हैं। क्लियर। अब आप इस वर्ड को देखोगे ना संदर्भों में, ये इन कॉन्टेक्स्ट वर्ड जब भी एग्जामिनेशन में दिख जाए तो 99% आपके आंसर को ये सही कर देता है। क्लियर। तो जो संदर्भों में ये शब्द दे रखा है ये बिल्कुल आपके आंसर को सटीक बैठाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया सकता। देखिए, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे। तो जेपी वॉटसन एक व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिस्टिक थे। उन्होंने कहा था कि आप मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी बच्चा दे दो, आप जो चाहोगे मैं उसे वो बना दूंगा। आप डॉक्टर चाहोगे मैं डॉक्टर बना दूंगा, आप इंजीनियर बनाना चाहोगे मैं इंजीनियर बना दूंगा। तो ये बिहेवियरिस्टिक वादी का जो स्टेटमेंट दिया है फिर तो वो गलत हो जाएगा। अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो फिर आपका बात गड़बड़ हो जाएगी। तो ये ऑप्शन तो इस पर वजह से नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है। अगर जीन्स के द्वारा ही अगर ये निर्धारित होती, जीन्स के द्वारा ही अगर ये चीज निर्धारित होती, तो फिर आप समाजीकरण की ओर क्यों चलते, सोशलाइजेशन की ओर क्यों चलते, सोसाइटी की ओर क्यों चलते, विद्यालय यानी कि स्कूल की ओर क्यों चलते, यूनिवर्सिटीज की ओर क्यों चलते, और जो आपका नेबरहुड होता है उसकी ओर क्यों चलते। तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। और एक व्यवहारवादी थे जिनका नाम था वुडवर्थ। क्या नाम था? वुडवर्थ था। इन्होंने बोला था कि जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो हेरिडिटरी और एनवायरमेंट के मल्टीपल के बराबर होता है। यानी कि जो विकास होता है वो आनुवंशिकता
और वातावरण की अंतः क्रिया के द्वारा होता है और एक जटिल प्रोसेस होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। क्लियर है? तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। तो स्टेटमेंट बहुत सारे गलत हो रहे हैं मेरे भाई इसमें, तो आपका एक ही ऑप्शन सही है, सेकंड वाला ऑप्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड ही क्यों सही है, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल की बात कर रहा है, मल्टी कल्चरल की बात करें, मल्टी डायमेंशनल की बात करें, मल्टी लिंग्विज्म की बात करें, ठीक, अगर इस प्रकार की बात करता है तो आपका आंसर सटीक जाता है। क्लियर? वही आंसर आपका होता है। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड आपको समझने पड़ेंगे, इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर लगाइए। क्वेश्चन है विकास का, फिर आपको फिल इन द ब्लैंक है और बोला है सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की गई है और यहाँ पर बोला है कि सेंटर से ये क्या चलता है, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर चलता है। तो विकास दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा होता है सर? तो एक होता है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। क्या होता है? प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। और एक होता है आपका सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट, सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट। तो दो प्रकार का विकास होता है, एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं अधोगामी विकास। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अधोगामी विकास बोलते हैं। दूसरा होता है आपका सेफेलोकॉडल जिसे हम शीर्षगामी बोलते हैं। अब यहां पर अगर इसकी बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? अधोगामी, अधोगामी। दूसरा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शीर्षगामी, शीर्षगामी। क्लियर है? अब इन दोनों चीजों को समझिए। अधोगामी जो होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल जो होता है वो होता है आपका सेंटर टू पेरिफेरी। क्या होता है? सेंटर टू पेरिफेरी, या फिर आप बोल सकते हो इसके लिए एक वर्ड दे सकते हो, सेंटर टू आउटवर्ड्स भी दे सकते हो, सेंटर टू आउटवर्ड्स दे सकते हो, सेंटर टू पेरिफेरी दे सकते हो। क्लियर? या सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज एक वर्ड होता है, वो भी आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, ये भी आपको हो सकता है। दूसरा होता है हेड टू टॉ, जो सिर से पैर की ओर होता है, इसको बोलते हैं हेड टू टॉ। अब आप बोलोगे कि सर ये दो प्रकार के विकास हो गए, एक होता है केंद्र से बाहर की ओर और एक होता है सिर से पैर की ओर। केंद्र से बाहर की ओर जो होता है उसको समझिए। अगर आप यहां पर मैं बोलूं आपसे पेन पकड़िए, कलम को पकड़िए, तो आप अगर गिलास पकड़ना नहीं जानते और उससे पहले गिलास पकड़ना पहले सीखेंगे, उसके बाद आप क्या सीखोगे? कलम पकड़ना सीखोगे। तो जो विकास होगा वो क्या होगा? आपके एक बड़े स्तर पर होगा, फिर छोटे छोटे स्तर पर होगा। क्लियर? ग्रॉस स्तर पर होगा, फिर उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स आपके अंतर्गत देखने को मिलेंगी। हेड टू टो का मतलब होता है सिर से पैर की ओर, यानी कि अगर आप मान लीजिए चना चबा रहे हैं तो आपके जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? जो आपकी दाढ़ है यानी कि बगल वाले जो दांत होते हैं जिनको हम बोलते हैं चवर्णक, क्या बोलते हैं? चवर्णक, वो पहले काम करेंगे, फिर उसके बाद आपके जो दंतवाड़क होंगे वो वाले बाद में काम करेंगे। तो ये वाली अलग बात होगी, वो बायोलॉजी की बात होगी, लेकिन इसका मतलब हो गया सिर से पैर की ओर। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये बोल रहा है मध्य से आरंभ होकर सिरों की ओर चलता है, यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी। तो सेंटर टू पेरिफेरी तो आपका एक ही चलेगा जिसका नाम है अधोगामी, इसको हम शीर्ष अधोगामी भी कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लगाते चलेंगे आंसर और हिंदी वाले हिंदी में लगाएंगे। लाइट चलेगी भाई, क्लास तो पूरी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? सर ये वर्ड आ गया कल्पनाशीलता, एक वर्ड और आता है इसकी जगह पर, एक वर्ड आता है निगमनात्मक तर्क। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है और कल्पनाशीलता वाला भी बहुत पूछा जाता है। ये दो क्वेश्चन है जो कि आपके चेंज होकर लैंग्वेज बदल बदल कर पूछता। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, एक संज्ञानवादी हुआ करते थे जिनका नाम था जीन पियाजे। जीन पियाजे जो संज्ञानवादी थे, कौन थे? जीन पियाजे, जीन पियाजे ये आपके संज्ञानवादी थे और इन्होंने जो चरण बताए थे विकास के, इन्होंने चरण बताए थे और इन्होंने बताया था कि जो विकास होता है वो 4 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है मेरे भाई? 4 चरणों में होता है। अब 4 चरण कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो चरण होता है जो होता है आपका जिसको बोलते हैं हम शेषवावस्था, ये होता है आपका 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है ये होती है शेषवावस्था। शेषवावस्था में क्या करता है? जो बच्चा होता है वो सेंसेस का यूज करके उसका विकास होता है, जैसे आंख, कान, नाक, टच एंड फील मटेरियल का यूज करके उसका विकास होता है। क्लियर? दूसरा जो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये इसमें जो वर्ड है वो गलत दे रखा है,
इसमें बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपके 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसके बाद मध्य बाल्यावस्था नहीं होता, इसके बाद होता है आपका 7 से 11 वर्ष की अवस्था। 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी होती है, आप इसको निगमनात्मक तर्कनात्मक अवस्था भी बोल सकते हैं, हाइपोथेटिकली डिडक्टिव जो स्टेज है वो भी बोल सकते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोल सकते हैं, और एक वर्ड और आता है इसके लिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो तीनों वर्ड में से कोई सा भी वर्ड दे सकता है, पूछ सकता है आपसे। क्लियर? तो इसके अंतर्गत क्या होता है? कल्पनाशीलता आपको देखने को मिलती है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो कि आपकी 11 से 16 वर्ष तक की अवस्था होती है विकास की, उसमें बात की जाती है। जीन पियाजे की बात करें तो ये कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, और संज्ञानवाद पर इन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया था, संज्ञानवाद की बात की थी। इनके द्वारा एक स्टेटमेंट आता है कि पहले बच्चे का पहले विकास होता है, उसके बाद अधिगम होता है, जो कि लेव वाइगोत्स्की ने इसका भी खंडन कर दिया था कि ये गलत बोल रहे हैं भाई, पहले बच्चे का अधिगम होता है, उसके बाद में विकास होता है। तो ये बात भी यहाँ पर देखने को मिलती है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर है? एक छोटा सा वर्ड है, और उस वर्ड का नाम है मेरे भाई स्कीमा। तो कॉन्सेप्ट स्कीमा का किसने दिया था? तो वो भी जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, स्कीमा का कॉन्सेप्ट। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है? आपसे पूछी है द्वितीयक संस्था, इसका मतलब होता है सेकेंडरी एजेंसी। सेकेंडरी एजेंसी क्या होती है मेरे भाई? तो दो प्रकार की आपको एजेंसी देखने को मिलेंगी, एक होती है प्राइमरी एजेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी एजेंसी। प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था। प्राथमिक जो संस्था होती है, इसके अंतर्गत आपका परिवार आता है, यानी कि बच्चे का जो विकास होता है वो उसके सर्वप्रथम जो उसका विकास होता है उसके परिवार से होता है। फिर उसके बाद यहां पर जो सीटेट ने एक वर्ड माना है वो है आस पड़ोस। क्या माना है? आस पड़ोस, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका नेबरहुड होता है। यहां सेकेंडरी एजेंसी की बात करें तो यहां पर जो सीटेड वर्ड देता है, सबसे पहला वर्ड वो देता है विद्यालय, उसके बाद एक वर्ड देगा आपको पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, उसके बाद आपका एक वर्ड आता है धर्म, उसके बाद जो वर्ड आएगा आपका ऑनलाइन जो एजुकेशन है, अभी आप ले रहे हो मोबाइल पर। क्लियर? तो ये सब के सब किस में आ जाएंगे? आपका सेकेंडरी एजेंसी के अंतर्गत आ जाएंगे। और एक वर्ड जो काफी फेमस है, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि सीटेट ने ये वर्ड ना दिया हो जब ये क्वेश्चन पूछा हो, तो क्वेश्चन वर्ड है आपका मीडिया। तो ये सारे के सारे किसमें आते हैं? द्वितीयक संस्था के पार्ट होते हैं, सेकेंडरी एजेंसी के। और प्राथमिक संस्था के जो पार्ट होते हैं, प्राथमिक सोशलाइजेशन के पार्ट जो होते हैं वो होते हैं आपके परिवार और आस पड़ोस। आपसे द्वितीयक पूछा था तो आपका यहाँ पर परिवार तो हो नहीं सकता। विद्यालय, मीडिया और धार्मिक संस्था तीनों के तीनों सही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब के सब सही होंगे। तो फर्स्ट वाला तो गलत है, फर्स्ट वाला गलत है, फर्स्ट वाला गलत है, तो इसका आंसर भी गलत है, और सीटेट ने इसका आंसर गलत ही दिया होगा। यानी कि आप सबको यहाँ पर बोनस मार्क्स मिला होगा, और बोनस मार्क्स में क्या है? सीटेट ने इसका करेक्ट आंसर सेकंड, थर्ड, फोर्थ किया होगा। जब इसकी रेस्पॉन्स की बाद में आई होगी तो इसका आंसर करेक्ट किया गया होगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो रहा है भाई, फास्ट कराते हैं। रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं, वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है, तो एक पेंसिल बना देते हैं क और एक पेंसिल बना देते हैं ख। पेंसिल क जो है वो पेंसिल ख से बड़ी है, और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है, तो एक पेंसिल और बना देते हैं, ये वाली पेंसिल हो गई ग। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, क ग से क्या है? बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस दशा को दर्शाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, और ये क्वेश्चन लैंग्वेज बदल बदल कर कई बार पूछा गया है, और मैंने पिछले पेपर्स में पेपर जो हुए हैं उनमें भी कराया है। ठीक है, यहाँ पर परिकल्पनात्मक आधारित निगमनात्मक तर्क की बात करें तो ये 11 से 16 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कैसे कह सकते हैं। इसमें कल्पनाशीलता बच्चे के अंतर्गत देखने को मिलती है। सकर्मक अनुमान होगा नहीं, आप कंजर्वेशन ये नहीं होता है, संरक्षण की भावना ये नहीं होती है। संरक्षण की भावना का मतलब होता है वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक ये गिलास है मेरे पास, इसमें 1 लीटर पानी है, और एक ये गिलास है, एक
की चौड़ाई ज़्यादा है, एक की लंबाई ज़्यादा है, तो चौड़ाई वाले में भी 1 लीटर है, लंबाई वाले में भी 1 लीटर है, तो बच्चा क्या कहेगा, मुझे ये वाला गिलास चाहिए जो लंबा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि इसमें ज़्यादा है। उसके अंतर्गत क्या है, कंजर्वेशन की भावना यानी कि संरक्षण की भावना नहीं आई है, तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट वहाँ देखने को मिल सकता है। पहला जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं मेरे भाई क्रमबद्धता, जिसको हम रैंकिंग के नाम से यहाँ बोल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से रैंकिंग उनके अंतर्गत देखने को मिल जाती है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, गर्मी बहुत, क्लास तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूल संक्रियात्मक अवस्था, जो मूल संक्रियात्मक अवस्था है वो क्या है, 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था। बालक में निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। चलिए भाई, प्रतिज्ञप्ति चिंतन नहीं होता है, अमूर्त चिंतन जो होता है 11 से 16 वर्ष की अवस्था में, परिकल्पनात्मक आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन 11 से 16, प्रतिवर्तन जो होता है, प्रतिवर्तन वो यहाँ पर भावना देखने को मिल जाती है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, जिसको रिवर्सिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए भाई, बहुत जबरदस्त सवाल है, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोइलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। लॉरेंस कोइलबर्ग की बात करें तो इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट का विकास सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल दिया था, जिसको हम नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। और इनकी बात करें तो ये मनोवैज्ञानिक थे, और कहाँ के थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। क्लियर है। नैतिक विकास के इनके चरणों की बात करें तो 6 चरणों की इनकी बात की गई थी। स्तरों की बात करें तो 3 प्रकार के स्तर इनके द्वारा बताए गए थे, जिसमें से पहला था प्राक रूढ़िगत परंपरागत स्तर। क्या है, प्राक रूढ़िगत परंपरागत स्तर, जिसको हम प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। दूसरा होता है परंपरागत स्तर, जिसको हम क्या है, कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। और तीसरा जो होता है मेरे भाई, उसको बोलते हैं उत्तर परंपरागत स्तर, जिसको हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। प्राक रूढ़िगत परंपरागत स्तर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 3 से 10 वर्ष तक की अवस्था में माना जाता है आपका, ठीक। और जो दूसरा होता है परंपरागत स्तर, जो कि आपका किस अवस्था में, 10 से 13 वर्ष की अवस्था में होता है। और उत्तर परंपरागत स्तर जो कि 13 वर्ष से अधिक अवस्था में माना जाता है। क्लियर है। तो 3 स्तर होते हैं, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। हिंज की दुविधा वाली जो बात थी वो इनके द्वारा दी गई थी। क्लियर। नैतिक तर्कणा की बात करते हैं, नैतिक दुविधा की बात भी इनके द्वारा की गई थी, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। पारंपरिक चरण है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल स्टेज। उत्तर पारंपरिक चरण, जिसको हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। पूर्व पारंपरिक चरण, जिसको हम प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। अपारंपरिक चरण किसी भी प्रकार का इसके अंतर्गत नहीं होता है, क्योंकि आपसे नॉट पूछा था, गलत पूछा था, इसी वजह से ये सही है, गलत है इसी वजह से सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर लगाइए भाई, बहुत आसान है। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की ने क्या दिया, सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत दिया पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किस प्रयोग से बचना चाहिए, यानी कि एक तरीके से नेगेटिव भी पूछा है। तो सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिकल्पना करना। आप कल्पना कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, चिंतन कर सकते हो, मनन कर सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग समालोचनात्मक चिंतन कर रहे हो तो वो भी बेहतर है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन, तो गहन अवलोकन कर सकते हो, किसी भी कॉन्सेप्ट को जाकर डीप में पढ़ सकते हो आप, बहुत अच्छा है। अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत, मेरे भाई स्टैंडर्डाइज जो परीक्षाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से खराब मानी गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें, आरटी एक्ट 2009 की बात करें, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की बात करें, तो इन सब के अंतर्गत मेरे भाई क्या मानकीकृत परीक्षण यानी कि स्टैंडर्डाइज एजुकेशन को बेहतर नहीं माना गया है। इन्होंने जो बेहतर माना है वो माना है फ्लेक्सिबल, जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन जो होता है परीक्षाओं के अंतर्गत वो देखने को मिलता है, जो कि किसके अंतर्गत देखने को मिलता है, रचनात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक आकलन, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। आवश्यकता के अनुसार पाठ प्रदान करना, यह भी अच्छी बात है। देखिए स्कैफोल्डिंग आप प्रदान कर सकते हो, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टेम्पररी गाइडेंस, हेल्प जो दी जाती है, संकेत जो दिए जाते हैं, इशारे जो दिए जाते हैं, हिंट वगैरह जो दी जाती है वो पाठ होती है। तो एक ही आंसर आपका सही होगा, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि यही आपका एक नेगेटिव था, गलत था, इस वजह से सही है क्योंकि आपसे गलत ही पूछा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
लेकिन बहुत ज़्यादा आसान भी है। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचना व सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? तो कोऑपरेटिव लर्निंग की इन्होंने बात की थी। सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप जरूरी है, अहस्तक्षेप जरूरी नहीं है, इस वजह से गलत है। रोट मेमोराइजेशन की ये बात नहीं करता है, रोट की बात नहीं करता, मेमोराइजेशन की बात नहीं करता, इमिटेशन की बात नहीं करता, रैंकिंग की बात नहीं करता, लेवलिंग की बात नहीं करता, क्लासिफिकेशन की बात नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता, पृथक्कीकरण की बात नहीं करता, अलगाव की बात नहीं करता, बचने की बात नहीं करता, अप्रोत्साहित की बात ये नहीं करता है। तो अगर ये वर्ड आपको गैर संदर्भित दिख जाए तो ये सारे के सारे वर्ड आपके नेगेटिव होते हैं, जो आपके आंसर को गलत कर देंगे। इस वजह से आपको इनसे बचना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला जो वीडियो ना, वो आपको कम से कम 4-5 नंबर दिला देगा पेपर में, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। एक प्रगतिवादी कक्षा की बात करें, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात किसने की थी? जॉन डीवी के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? प्रगतिशील कक्षा जो होती है उस प्रगतिशील कक्षा की बात करें, इंक्लूसिव यानी कि समावेशी कक्षा की बात करें, तो इन दोनों ही कक्षाओं में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आए हुए बच्चे पढ़ सकते हैं। अति पिछड़े वर्ग का बच्चा पढ़ सकता है, सामान्य वर्ग का बच्चा पढ़ सकता है, उच्च वर्ग का बच्चा पढ़ सकता है, बहुसांस्कृतिक बच्चा पढ़ सकता है, बहुआयामी बच्चा पढ़ सकता है, बहुभाषी बच्चा पढ़ सकता है, मल्टीकल्चरल पढ़ सकता है। तो ये आप इन वर्ड में सही आंसर हो जाएगा। आप कठोर नियंत्रण बना रहे हो तो गलत है। अधिगम केवल जो वर्ड है वही आपके आंसर को गलत कर देगा। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, यानी कि जो बच्चे खुद क्लासरूम के अंतर्गत लेकर आते हैं उनको धरोहर के रूप में देखते हैं। टीचर एक सुविधादाता होता है और सुसाधक का कार्य करता है, फैसिलिटेटर का कार्य करता है क्लासरूम के अंतर्गत। आप केवल ड्रिल अभ्यास करा रहे हैं तो ड्रिल अभ्यास भी आपका सही नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का सही हो जाएगा भाई। आज बहुत गर्मी है, इस वजह से हम आपकी क्लास को यहीं रोकेंगे, और हम जो क्लास में आपको 10 क्वेश्चन कराते हैं वो आपको करा भी दिए। तो हमने अपना वादा पूरा किया भाई। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, जिसका आंसर पिछले वीडियो में अगर देखा जाए तो मैं नोट करके लाया हूं। गेमर 75 के द्वारा इसका आंसर दिया गया था, पूनम सेके के द्वारा आंसर दिया गया था, राजवीर के द्वारा आंसर दिया गया था, चंद्रलोक के द्वारा आंसर दिया था, और कुमारी विचार के द्वारा आंसर दिया गया था, सक्सेस मंत्रा के द्वारा आंसर दिया गया था, और एक और है। चलिए बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ और इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ। ऐसे ही आप कंप्लीट देखते जाओगे, फुल एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखोगे तो 100% आपकी एग्जामिनेशन में ये बेहतर होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।